बिहार में एनडीए का सीटों का बंटवारा आखिर फाइनल क्यों नहीं हो पा रहा? पेच कहां फंस गया है? वहां जब बैठक होती है तो बिहार के बीजेपी के प्रमुख लोग जाते हैं तो उनको क्या सुनने को मिलता है, आज आपको ये बताएंगे। चिराग पासवान सीएए के समर्थन में तो हैं, मगर कह रहे हैं कि गठबंधन मेरा जनता से है। तो आखिर उनकी बातचीत फाइनल क्यों नहीं हो पा रही, वो कहाँ अटकी है? साथ ही जितन राम मांझी, पशुपतिनाथ पारस और जो तमाम उपेंद्र कुशवाहा जैसे प्लेयर्स हैं, उनको एक एक सीट देने की बात कही जा रही है, तो क्या वो लोग मान जाएंगे? इन सभी विषयों पर आज विस्तार से बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। और शुरुआत इसी मसले से करते हैं जिसका जवाब पूरा बिहार प्रदेश चाहता है, देश भी जानना चाहता है कि आखिर एनडीए क्यों नहीं सीटें फाइनल कर पा रहा, सीटों को बंटवारा क्यों नहीं हो रहा। कहा जा रहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंदन गए हैं, वो वापस आ जाएं, आते ही फाइनल हो जाएगा सब कुछ, मगर उनको आए 1-2 दिन बीत चुके हैं, मगर फैसला आगे नहीं हो पाया है। कहाँ फंसा है मामला? एनडीए में सीटों का बंटवारा फंस गया है और सीटों का बंटवारा होना था, वो फैसला टल गया। बिहार की कोर कमेटी कल दिल्ली में थी और उनसे जब केंद्रीय नेतृत्व ने पूछा कि क्या आपकी घटक दलों से बात हुई, तो उनकी घटक दलों से कोई पुख्ता बात हुई नहीं थी। इसलिए मैं दर्शकों को यह बताना चाहूँगा कि बिहार की कोर कमेटी जो कि कल यहाँ पर थी, जब उनसे ये पूछा गया और जब उन्होंने कहा कि कोई पुख्ता बात नहीं हुई है, तो उनको कहा गया कि आप वापस जाइए और अपने घटक दलों से बात करिए और घटक दलों से बात करके फिर वापस आइए और तब हम लोग फैसला करेंगे कि उसको कैसे निपटाया जाए और कैसे एनडीए में सीट का बंटवारा किया जाए। इसलिए मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि दरअसल ये जो पूरा पेंच फंसा है, उस पूरे पेंच फंसने के पीछे कई सारी उलझनें हैं और इस उलझन को कैसे दूर किया जाए, इसका कोई उपाय सूझ नहीं रहा। दिक्कत यहीं पर आ रही, क्योंकि उपाय क्यों नहीं सूझ रहा है, इसकी बड़ी वजह यह है कि पहले सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना कि प्रॉब्लम्स कहां कहां पर है, फिर जो प्रॉब्लम है वो स्टेट लेवल पर कहां निपट सकता है और जो स्टेट लेवल पे नहीं निपटेगा वो केंद्रीय नेतृत्व कैसे निपटाएगी। तो ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं, पहले उसको आइडेंटिफाई करने को कहा गया है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से बिहार प्रदेश के प्रभारी विनोद तावड़े कल पशुपतिनाथ पारस से मिले हैं और उनसे उन्होंने ये कह दिया है कि आप क्यों नहीं चिराग के साथ मिलाप कर लेते हैं, मिल जाते हैं, विलय कर लेते हैं। और मुझे जानकारी है कि पारस ने साफ कह दिया कि मिलाप का तो कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि हमारे सिर्फ पार्टी ही नहीं टूटी है, दिल भी टूटा है, परिवार भी टूटा है, इसलिए मेल मिलाप की कोई संभावना ही नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि जो बीजेपी चाहती है कि एलजेपी एक साथ आ जाए, उस बीजेपी को अब डील करना पड़ रहा है दो नेताओं से, और दो नेताओं के बीच में लड़ाई ये है कि असली एलजेपी कौन है जी। तो ये आप समझ लीजिए कि ये लड़ाई है, इसको बीजेपी कैसे डील करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए मैंने आपको कहा कि कल कोर कमेटी की मीटिंग थी, सीईसी की बैठक थी, कल देर से रात इस पर फैसला होना था। बीजेपी कौन कौन सी सीटों पे लड़ेगी, लगभग इस पे एक निर्णय कर लेना था, निष्कर्ष पर पहुंचना था। लेकिन जब कोर कमेटी पहुंची तो कोर कमेटी के नेताओं को यह पता ही नहीं था, दरअसल उन्होंने होमवर्क ठीक से किया नहीं था और इसलिए उनसे कहा गया कि आप जाइए और घटक दल जितने भी हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, चाहे जीतन राम मांझी की पार्टी है, चाहे चिराग पासवान है, चाहे पशुपतिनाथ पारस है और चाहे जेडीयू, सबसे जाइए, बात करिए और उसके बाद फिर हम लोग बैठेंगे और उसके बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा। इसलिए इतने तमाम पेचीदगियों को कैसे सुलझाया जाए, ये बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। चूंकि बीजेपी बड़ी घटक दल है और निश्चित तौर पर बीजेपी के ही प्रधानमंत्री होंगे, बीजेपी के लिए बिहार बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है, इसलिए इन तमाम चुनौतियों से निपटना बीजेपी के लिए आसान नहीं। ये बात और है कि बिहार प्रदेश जाकर के कवायद शुरू कर दी गई है। पहले पारस से मिला गया है, पशुपतिनाथ पारस को कहा गया है कि आप क्यों नहीं चिराग पासवान के साथ मिल जाते हैं, पर पशुपतिनाथ पारस ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया। जी
पशुपतिनाथ पारस ने इनकार कर दिया है, मगर उनके भतीजे चिराग पासवान वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सीए का हमारा समर्थन है, पूरा है। मगर जब सीट गठबंधन की बात आती है, सीट बंटवारे की बात आती है, तो उनकी तरफ से लगातार कन्फ्यूज़न बढ़ता जा रहा है। कल आपने बताया कि पहले हाजीपुर और 4 सीटों के साथ बातचीत चल रही थी कि लगभग फाइनल पे है। अब उन्होंने कह दिया है कि हमको ही प्रमुख एलजेपी गुट माना जाए और हमारे चाचा जी को एकदम साइडलाइन कर दिया जाए, वो ये चाहते हैं। तो बातचीत जो है उनसे आगे बढ़ने की गुंजाइश बची है अभी भी, या एकदम ब्लॉक हो गया है मामला? देखिए सौरभ, राजनीति में कई बार जो चीज दिखता है वैसा होता नहीं जी, और इसलिए और राजनीति में यह भी होता है कि जरूरत के हिसाब से दोस्त तय किए जाते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन दोस्त को ठिकाने लगाने के लिए इंतजाम भी किया जाता है कि अगर ये दोस्त भटकने लगे तो उसका उपाय, एक विकल्प भी हमारे पास है। बीजेपी ये समझ रही है कि बीजेपी के लिए चिराग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बीजेपी ये भी समझ रही है कि पशुपतिनाथ पारस को एकदम किनारा कर देना भी ये एनडीए के लिए अच्छा नहीं हो जी। इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि पशुपतिनाथ पारस बेलगाम ना हो, उनको लगाम में रखने के लिए, माफ करिएगा, चिराग पासवान बेलगाम ना हो, इसलिए पशुपतिनाथ पारस की जरूरत भी है। इस बात को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी पहली लड़ाई और पहली चुनौती बीजेपी के सामने क्या आ रही है? बीजेपी चाह रही है कि जिस तरीके से हम एलजेपी को डील कर लेते थे, 6 सीट दे देते थे, अगर ये दोनों एक साथ आ जाते हैं तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा, हम उनको 6 सीट दे देंगे। लेकिन पारस और चिराग के बीच में लड़ाई क्या है कि असली एलजेपी का वारिस कौन है। लड़ाई इस बात की है। अब चिराग अकेले एमपी है, लेकिन चिराग कहते हैं कि समर्थन मेरे पास है, और ये बीजेपी के अंदर ऐसा परसेप्शन भी है, इंटरनल सर्वेस भी है कि वास्तव में रामविलास पासवान के बारिश भी हुई जी। लेकिन दूसरी तरफ पशुपतिनाथ पारस और उनके साथ कुल मिलाकर के 5 एमपीज हैं। उनका दावा है कि भैया जिस सीट से हम जीते हुए हैं वो सीट तो हमको दोगे। अब सवाल ये उठता है कि 5 सांसद पशुपतिनाथ पारस को मिला करके वो 5 हो जाते हैं और इकलौते चिराग होते हैं। चिराग कहते हैं कि असली एलजेपी मुझे मानो, और जैसे पहले आपने 6 सीट दिया था और एक राज्यसभा की सीटें दी थी, उस तरीके से आप हमको दीजिए। पशुपतिनाथ पारस कहते हैं कि हम आपसे कुछ मांग ही नहीं रहे हैं, हम जितने पे जीते हुए हैं वो सीट हमको दे दीजिए, बात खत्म है। अब सवाल उठता है कि बीजेपी करे तो करे क्या? बीजेपी को इसमें एक डिसीजन तो लेना पड़ेगा, और वो डिसीजन कैसा होगा ये देखने वाली बात होगी। ये सच बात है कि लोग मानते हैं कि 6% वोट जो असली पासवान जाति का वोट है वो चिराग के साथ ही है। तो इसलिए हमें चिराग पासवान को इग्नोर तो हम नहीं कर सकते। अब सवाल उठता है कि बीजेपी के अंदर बहुत तरह की बातें कि ठीक है, चिराग के कहने पे हम 5 सीटें आवंटित करते हैं, लेकिन फिर अगर 5 सीटें आवंटित करते हैं, वैसे मेरी जो जानकारी है कि 4 सीट को लेकर के बीजेपी तैयार बैठी, 4 सीट का ऑफर कर भी दिया गया, लेकिन बीजेपी चाहती है कि 2 सीट पारस गुट को दे दिया जाए, और उसमें भी मेरे पास जानकारी है कि एक पे पशुपतिनाथ पारस लड़ लें और एक बीजेपी अपने सिंबल से लड़ा ले। इस तरह की सोच बीजेपी के भीतर है, लेकिन सवाल उठता है कि इस बात को लेकर के पशुपतिनाथ पारस तैयार नहीं। अब देखिए गेम क्यों उलझता जा रहा है, बड़ा सवाल ये है। चिराग की अपनी फैन फॉलोइंग है, मतदाता उनके साथ हैं, असली बारिश एलजेपी के, आप कह सकते हैं कि मोटे तौर पर एलजेपी के कार्यकर्ता, उनके समर्थकों पर चिराग ने पकड़ बना ली। सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष करके पिछले कुछ सालों में चिराग ने पकड़ तो बना ली है, इस बात को बीजेपी भी मानती। लेकिन जो जीते हुए सांसद हैं उनकी भी अपने जगह पे एक फॉलोइंग तो है, उनके भी समर्थक तो हैं, और जब वो एनडीए से लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर वो मजबूत होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट पड़ना है। और तीसरी बड़ी बात यह है कि पशुपतिनाथ पारस के समर्थन में खुद नीतीश कुमार, तो जो इस घटक दल की दूसरी इंपॉर्टेंट पार्टी है,
वो सपोर्ट किसको कर रही है? तो पशुपतिनाथ पारस को कर रही है। तो ये जो एलजेपी की विरासत की लड़ाई है वो थमने का नाम नहीं ले रही, और जब ये थमने का नाम नहीं ले रही है इसलिए बीजेपी के सामने दिक्कत ये है कि सीट्स तो लिमिटेड है, बटना तो 40 में ही है। ऐसे में सवाल उठता है कि पशुपतिनाथ पारस कहते हैं हमको 5 दीजिए, चिराग पासवान कह रहे हैं हमको 6 दीजिए, तो अगर इनको 6, 5, 11 इन्हीं को दे दिया, और उधर अलग उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि 2014 में हम 3 पे लड़े थे तो 2 पे तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, तो 2 13 हो गया। उसके बाद आप आ जाइए, एक जीतन राम मांझी भी अगर अड़ गए तो 14 हो गया, तो 14 सीटें, और अगर एक पे वीआईपी भी 3 मांग रही है, मान लीजिए आप उनको 1 ही देते हैं तो ये 15 हो गया, तो फिर बाकी के 25 सीटों पर क्या जेडीयू और बीजेपी लड़ेगी? आपको ऐसा लग रहा है ये संभव है क्या? और उसमें भी जेडीयू कहेगी कि हमारे 16 सीटें, हमारे 16 सांसद हैं तो 16 पे हम लड़ेंगे, तो आपको क्या लगता है कि 9 सीट पे बीजेपी लड़ेगी? आखिरकार बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी, जिसका पैन इंडिया प्रेजेंस है, जिसका प्रधानमंत्री होना है, जो सबसे बड़ा घटक दल है, क्या वो इस तरीके से सैक्रिफाइस करेगा? ये संभव होता दिखाई पड़ता है। बिहार में परसीमन नया बन जाना चाहिए, तभी सीटों का बंटवारा हो पाएगा। मैं वही कह रहा हूं। उसके बाद आपने पूछा कि पेच फंस कहां रहा है, तो मैं यही बता रहा हूं कि पेच यहां पे फंस रहा है। फिर पेच यही नहीं फंस रहा जी, पेच और भी कई फंस रहे हैं। पेच और क्या फंस रहे हैं उनकी बारीकियों में भी हमको जाना पड़ेगा। अब देखिए पिछली बार क्या था, 2019 में 3 घटक दल थे, बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, 17-17, 6, सिंपल फॉर्मूला था। इस बार क्या है, बीजेपी है, जेडीयू है, एलजेपी आर है, उसके बाद राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपतिनाथ पारस की पार्टी है, उसके बाद हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, और मुकेश सहनी अलग दिल्ली में बैठे हुए हैं। अब इतने सारे लोग हैं। इन जो आपने बात की घटक दल गिनाए, इन्हीं से जुड़ा मेरा सवाल था कि भाई इनको जो एक सीट ऑफर हो रही है, और नहीं इस पे हम आएंगे। हम पहले बता रहे हैं आपको कि जेडीयू से भी पेच फंस रहा है। अच्छा, जेडीयू से पेच कैसे फंस रहा है वही हम आपको बताना चाहिए। अब आप ये सोचिए कि पिछली बार तो उपेंद्र कुशवाहा नहीं थे। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से लड़े थे 2019 में, और उजियारपुर से लड़े थे, दोनों जगह हार गए थे। इस बार काराकाट उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं, और काराकाट से जीते हुए उम्मीदवार किसके हैं? जेडीयू के हैं। तो जेडीयू काराकाट कैसे छोड़ेगी? अब आप ये सोच करके देखिए। मैं मतलब बहुत सीधी बात कर रहा हूं। बिल्कुल। अभी एलजेपी रामविलास में नंबर 2 के लीडर कहे जा रहे हैं कौन? तो अरुण कुमार जहानाबाद से पहले सांसद रह चुके हैं। अब सवाल उठता है कि चिराग सीट मांगेंगे जहानाबाद, और जहानाबाद से वर्तमान समय में एमपी कौन है? तो एमपी हैं जेडीयू के चंद्रवंशी। क्या जेडीयू जहानाबाद छोड़ देगी? बदले में क्या लेगी? मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, ऐसी कई सीटें हैं जिसको लेकर के बहुत सारा पेच फंसा हुआ। तो ये पेच सिर्फ एलजेपी के 2 गुट में ही नहीं फंसा हुआ, ये पेच के भीतर पेच इस तरीके से ये मामला फंसा हुआ है जिसको सुलझाना बहुत आसान नहीं। मतलब सीटों पर भी जाके बात फंस रही है कि फलानी सीट, एक तो पहले नंबर ऑफ सीट्स पे बात फंस रही है, फिर नंबर ऑफ सीट्स के बाद कौन कौन सी सीट पे कौन लड़ेगा उस पे बात फंस रही है। इसलिए बहुत तरह की बातें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम एलजेपी को हैंडल करना, उसके बाद प्रॉब्लम जेडीयू के साथ सीट एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम, वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है, उसको हैंडल करना, और फिर जो नए एलाइज हैं, इंट्रेंट हैं इस बार, उनको कैसे एडजस्ट करना, ये सारी समस्याएं, और इसको सुलझाना आसान नहीं। इसीलिए अभी एनडीए में सीटों का बंटवारा टल गया, और इंतजार किया जा रहा है कि पहले जो लोकल इकाई है बीजेपी की, वो सबसे बात कर ले। जैसे विनोद तावड़े पशुपतिनाथ पारस से मिले, मंगल पांडे भी चिराग और पारस के संपर्क में है। आप देख रहे हैं, क्योंकि आपने सवाल पूछा कि एक तरफ चिराग जो है सो सीएए का समर्थन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उनका बॉडी लैंग्वेज दूसरा है। तो बेसिकली चिराग जो है
वो दबाव की राजनीति कर। बिल्कुल। एनडीए में सब बने रहना चाहते हैं, सबको पता है कि मलाई एनडीए में ही मिल रहा है, केवल हिस्सेदारी की लड़ाई है कि ज्यादा हिस्सा हमें मिले, और ज्यादा हिस्सा लेने की चाहत में अभी लड़ाई आपको दिखाई देगी। लेकिन इसको अंत में सुलझाएगा कौन, सुलझाएगा कौन? तो बीजेपी ही सुलझाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी वही है। तो ये जो सीएए का आप समर्थन करते हैं और उसके बाद कहते हैं मेरा गठबंधन तो लोगों के साथ है, मतलब आप एक तरीके से धमकी भी दे रहे हैं और एक तरीके से आप नीति का समर्थन भी कर रहे हैं। तो आप बताना चाह रहे हैं कि मैं एनडीए तुम्हारे साथ तो हूं, बीजेपी में आपका समर्थन करता हूं, लेकिन मेरी जो हिस्सेदारी है, जो मेरा हिस्सा है, जो मेरा हक है, जिसका मैं वाजिब हकदार हूं, जो उनकी समझ है, उस हिसाब से अपने हक की बात कर रहे हैं। अब इसको सुलझाएगा कौन? तो बड़ा भाई सुलझाएगा ना, और बड़े भाई के रूप में बीजेपी है। तो इसलिए देखिए, इसको सुलझाने की जिम्मेदारी उनके पास है, और ये कब तक सुलझा लेते हैं, तभी आपको एनडीए में सीटों के बंटवारे का सॉल्यूशन दिखाई पड़े। बिल्कुल, आपने हक और हिस्सेदारी की बात की, तो उससे मुझे जो छोटे दल हैं बीजेपी के साथ जो जुड़ने की जिनकी बात चल रही है, चाहे जीतन राम मांझी हों, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हों, चाहे मुकेश साहनी हों, इन लोगों के बारे में जब बात होती है तो ये कहा जा रहा है कि इनका हक और हिस्सेदारी सिर्फ एक सीट तक सीमित है, एक सीट देने को तैयार है बीजेपी, मगर डिमांड सबकी बड़ी बड़ी हैं, सब विस्तार चाहते हैं। तो ऐसे में पारसनाथ गुट और चिराग पासवान को तो मनाना ही है, नीतीश कुमार को संतुष्ट करना ही है, पर ये जो दल हैं इनको भी संतुष्ट करना है, क्योंकि छोटे छोटे सबके वोट बैंक हैं मगर निर्णायक साबित होते हैं। देखिए, मुझे ये पता है कि जब जेडीयू एनडीए में नहीं थी तो ये साफ तौर पर कह दिया गया था उपेंद्र कुशवाहा को कि आपको 3 सीटें हम देंगे, लेकिन जब जेडीयू एनडीए में आ गई है तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए 1 सीट दी जा रही। अब कहा जा रहा है कि बदली जो परिस्थिति और मौजूदा जो परिस्थिति है उसमें आपके लिए 1 ही सीट बनता है, और आपको 1 ही सीट के साथ समझौता करना पड़ेगा। मेरी जानकारी है कि उपेंद्र कुशवाहा के पास अब कोई विकल्प भी नहीं, और उपेंद्र कुशवाहा अभी कुछ भी नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी को चलाने के लिए उनको एक पद तो चाहिए, और पद पहले सांसद बने और फिर केंद्र में मंत्री बने। अभी उनकी हैसियत इस तरह की नहीं है कि वो बीजेपी से बार्गेन कर सके, या वो किसी और दल से बार्गेन कर सके। इसलिए पहले एनडीए में आना, चुनाव जीतना, और उसके बाद मंत्री बनना, और मंत्री बनकर के अपनी पार्टी को खड़ा करना, ये उनकी पहली प्राथमिकता होगी। इसलिए मुझे लग रहा है कि उनको 1 सीट भी आवंटित किया जाएगा तो वो खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि जो मौजूदा स्वरूप है और मौजूदा जो परिस्थिति है, इसमें उनके पास कोई खास विकल्प है नहीं। अब बात बची आप बात करेंगे वीआईपी पार्टी की। मैंने आपको कहा कि वीआईपी पार्टी के जो मुखिया है वो एक हारे हुए खिलाड़ी, वो दाव लंबा लंबा चलते हैं, बड़ा दाव खेलते हैं, लेकिन उनका दाव अक्सर फेल होता दिखा। मुझे ये पुख्ता तौर पर पता है, मैंने कल भी आपको वीडियो में कहा था कि उनके पास बीजेपी ने अपना दूत भेजा था, और बीजेपी के दूत उनके पास गए थे और 3 सीट का ऑफर लेकर के गए थे। उस समय मुकेश साहनी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया था। वो कहने लगे कि नहीं, हम 5 से कम पे मानेंगे नहीं, विधानसभा में 40 से कम सीट हमको चाहिए नहीं, क्योंकि हमारा समर्थक बड़ा वर्ग है, हमारे समर्थन से लोग जीतते हैं, हमारे समर्थन से लोग हारते हैं। इस तरह की बात वो करना, और जब इतने तरह की बात होने लगी तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि उस समय बीजेपी के मैसेंजर खाली हाथ लौटे, मायूस होकर के लौटे। उसके बाद इन्होंने एक यात्रा शुरू की, उसमें इन्होंने सभी लोगों को, चाहे वो महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, सुबह उनको गाली, शाम को उनके बारे में अनाप शनाप बोलना, और अंत में ये अलग थलग पड़ गए। लेकिन इस सब के बावजूद मुकेश साहनी के लिए नीतीश कुमार की लाइकिंग है, और मुकेश साहनी का भरोसा नीतीश कुमार में है भी। पर मुकेश साहनी और नीतीश कुमार एक दूसरे के लिए लाइकिंग है, इस बात से मैं इनकार नहीं करता हूं, जो मेरे सूत्र बताते हैं और जितनी मेरी जानकारी है। पर बड़ा सवाल यह है कि आज के डेट में मुकेश साहनी भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो 1 सीट से ज्यादा की मांग कर सके। और अगर 1 सीट से ज्यादा की मांग करेंगे तो बीजेपी उनको देगी भी नहीं।
इसलिए उनको एक सीट पर संतोष और करना। आपने कल बताया भी था कि आरजेडी ने भी रास्ते बंद कर दिए उनके। और मैंने आपको बताया कि आरजेडी के भीतर ये स्ट्रांग बिलीफ है कि इनके वोट ट्रांसफर नहीं होते, तो जो हमारे वोटर्स हैं वो उनकी तरफ चले जाते हैं, उनके वोटर्स हमारी तरफ आते नहीं है, तो उनको लेने का कोई हमें खास फायदा नहीं है। अगर एक सीट पर आ जाएं तो आ भी जाएं, नहीं तो उससे ज्यादा के हकदार वो नहीं है। इसलिए आरजेडी बहुत इंटरटेन करने के मूड में उनको है नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब आपके पास सीमित विकल्प हो तो आप करेंगे क्या? इसलिए मैं ये मानता हूं कि ऐसा है। बात रही जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी की, मेरी जो जानकारी है उस हिसाब से बीजेपी गया सीट उनको नहीं देगी, क्योंकि इंटरनल सर्वे हुए हैं। बीजेपी मानती है कि गया सीट वो जीत नहीं पाएंगे, लड़ाई बड़ी टक्कर की हो जाएगी और उसमें उनकी हार भी हो सकती है। ये मेरे सूत्र जो बताते हैं वो मैं आपको बता दूं। और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का इंटरेस्ट भी है कि उसको एक और मंत्री पद मिल जाए जी। तो मंत्री पद में उनका ज्यादा इंटरेस्ट है, लोकसभा सीटों में कम इंटरेस्ट है। ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी कहेगी कि ये, और बीजेपी के लिए भी मेरे हिसाब से ये बेहतर डील है। इसलिए अभी वहां सरकार में 8 मंत्री हैं, 36 को मंत्री बनाया जाना है, कुल मंत्रिमंडल की संख्या 36 तक हो सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आने वाले दिनों में जो कैबिनेट एक्सपेंशन होना है उसमें उनको एक और सीट दिया जा सकता है और कहा जा सकता है कि आपके एक बेटे को हमने बीजेपी कोटे से एमएलसी बना ही रखा है और जहां तक दूसरे को और मंत्री बना देते हैं, आप गया सीट छोड़ दीजिए, और वो हैप्पीली मान जाएंगे। वो चुनाव का प्रचार करेंगे और बातें सब ठीक हो जाएंगी। देखिए, बात चिराग के साथ फंस रहा है, मैं आपको बता दूं। बिल्कुल, बात चिराग और पारस को लेकर के फंस रहा है और बीजेपी ये चाह रही है कि मैक्सिमम 6 सीटों में दोनों को निपटा दिया जाए। और मैं ये समझ रहा हूं कि चिराग को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी क्योंकि वोट उनके पास है, और पारस को भी रखा जाएगा, जबकि चिराग इस बात पर अड़े हुए हैं कि वैल्यू सिर्फ और सिर्फ हमें मिले और एनडीए हमको एक्नॉलेज करे कि असली एलजेपी हम ही है। अगर चिराग इसमें कामयाब हो जाते हैं तो पारस तो वहीं पे फिनिश हो जाएंगे। इसलिए चिराग इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। कल भी मैंने कहा था, आज भी मैं वही कह रहा हूं। अब इसको बीजेपी कितनी इंटेलिजेंटली निपटाती है, यह देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, सबसे बड़ा जो मामला अटका है वो चिराग पासवान और उनके चाचा और उनके बीच समझौता, और उनका बीजेपी के साथ समझौते पर फंसा हुआ है। नीतीश कुमार से लगभग बातचीत फाइनल है, और जो बाकी छोटे और अन्य दल हैं, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, मुकेश सहनी हो, इन सब पर लगभग बातचीत फाइनल है। जो दिया जा रहा है उस पर वो तैयार हो जाएंगे। मगर चिराग पासवान पर मामला फंसा है। क्यों फंसा है, पूरी गणित हमने आपको बताई, पंकज जी ने आपको बताई विस्तार से। बाकी सभी को इंतजार है कि सीटों का बंटवारा कब फाइनल होगा। हमारी नज़र भी लगातार उसी पर बनी हुई है। जो भी अपडेट आएगा आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड। शुक्रिया।